Okay, students, good morning. Students, we have already done meaning and role of the financial management. So today we will discuss objectives and financial decisions. Okay, what are the objectives? First of all, इसमें हम objectives कर रहे हैं. Students, यहाँ पर financial management के objectives हैं. Objectives of financial management are directly related to the fact as to what should be the uppermost in the mind of the financial manager while taking three financial decisions. अब इसमें उसको तीन डिसीजन लेने होते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. इन तीन डिसीजन को ध्यान में रखते हुए ही उसको ये सारा जो भी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा अचीव करना है. ऑब्वियसली ही शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन serving the interest of the owner of the business to the maximum extent. Objectives of the financial management is to maximize the wealth of the shareholder. यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारी जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ उसको मैक्सिमाइज करना, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उसको इंक्रीज करना. ओके, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस प्रॉपर अमाउंट? शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ इन अ कंपनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर. मार्केट प्राइस पर शेयर. अब यह नंबर ऑफ शेयर्स सपोज कीजिए आपके पास 100 है और मार्केट प्राइस अभी 100 ही है. इट मीन जो शेयर होल्डर की करंट वेल्थ इस टाइम पे वो है 10,000 रुपीज. ओके, सपोज ये जो मार्केट प्राइस पर शेयर की है वो इंक्रीज होके 100 से 120 हो जाती है. तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 100, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी आपकी. मतलब टोटल शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो 10,000 इज इक्वल टू 2,000, यानी कि 2,000 से ये इंक्रीज हुई है वेल्थ. ओके, और अगर सपोज ये डिक्रीज हो जाती है, अगर ये 100 से 120 की बजाय आपकी 80 हो जाती है तो इट विल बी ₹8,000. ये बढ़ा नहीं, ये तो उल्टा रिड्यूस हो गया आपका. ओके, जब रिड्यूस होती है तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है. अब आपको ये पॉइंट क्लियर करना है कि जब ये रिड्यूस होगा तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है, जब ये इंक्रीज होगी तभी ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है. और जितने से ये इंक्रीज होगी उतना ये हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. क्लियर है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर्स. क्लियर है? मीनिंग क्लियर हुआ आपको? अभी नेक्स्ट जो है इसमें ये आपको एग्जांपल क्लियर है. तो it is clear that wealth maximization is possible only when market price of the share rises. Okay, so the question arises, what steps should be taken by the finance manager to raise the market price of his company's shares? अब इसको बढ़ाने के लिए मतलब 100 से उसका 120 अगर हुआ तो फाइनेंस मैनेजर जो है हमारा उसको कौन से स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए ताकि जो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मैक्सिमाइज किया जाए वेल्थ को. ठीक है, ये हम इसको बढ़ा सके, इसकी मार्केट वैल्यू को शेयर की मार्केट से इसको इंक्रीज कर देंगे. इसके लिए इसको 3 डिसीजंस लेने हैं. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट ही शुड टेक ऑल द 3 मेन फाइनेंस डिसीजन गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन. उसको एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ऑप्टिमम लेना है. सेकेंड थिंग इसमें जो है आपके पास वो है ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है वो उसको मैक्सिमाइज लेना है. थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन. जो डिविडेंड से रिलेटेड है ये तीनों डिसीजन हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो ऑप्टिमम होना चाहिए. ऑप्टिमम डिसीजन उसको यहाँ पर लेने हैं. ओके, तो ये 3 डिसीजन जो है वो मेन रहेंगे आपके इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो और रिस्क उसमें कम से कम हो. ये हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है. इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर 3 ऑप्शन देते हैं. तो फर्स्ट जो इसमें डिसीजन आ रहा है दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो फर्स्ट डिसीजन है हमारे पास. फाइनेंशियल डिसीजन है ये हमारा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइनेंशियल डिसीजन. फर्स्ट डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन.
Okay. Investment decision, it refers to deciding about how the funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible returns for the investors. यानी कि हम ये चाहते हैं कि ऐसी जगह हम इन्वेस्ट करें अपने अमाउंट को, अपने पैसे को, कि जहां से हमें सबसे ज्यादा पॉसिबल रिटर्न मिल सके। मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट ऐसी प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए जहां से हम मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सके। मैक्सिमम रिटर्न मतलब ये यहाँ पर प्रॉफिट से है, यानी कि अगर सपोज आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं और दोनों प्रोजेक्ट भी आपको रेट ऑफ रिटर्न सेम मिल रहा है। दूसरी चीज हमें इसमें ये देखने की रिस्क कम हो, तो जिस अगर सपोज कर लो दो प्रोजेक्ट और दोनों में सेम रिस्क आ रहा है, तो हम उस टाइम पे एक हमें चूज करना है। तो हम अब उसको चूज करें जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, क्योंकि रिस्क सेम है और रिटर्न अगर हमें ज्यादा मिल रहा है तो हम उसको वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। Okay, a firm resources are scarce in a comparison to the uses to which they can be put, or a firm has to choose where to invest these resources, ये resources को कहाँ invest करना है, so that they can able to earn the highest possible return for their investors. Okay, or investment decisions relates to how the firm funds are invested in different assets. Okay, investment decisions can be two types. ये टू टाइप्स की है हमारे पास, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो दिस इज रेफर टू लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहे हैं पहले। इट हैज टू टाइप्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में दिस इज रेफर टू एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। तो इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं कोई भी एसेट, तो मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू मशीन, अगर आपको एक नई मशीन लेनी है, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन, अगर आपके पास ऑलरेडी एक है उसको उसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, और एक्वायरिंग ए न्यू फिक्स एसेट, या फिर आप नई मशीनरी परचेज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। और ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, आप अब उसके लिए उसकी जगह पर एक नई ब्रांच भी ओपन कर सकते हो। मतलब आपके पास काफी सारी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। So these decisions are crucial for any business since they affect its earning capacity over the long run. Okay. So these decisions are very important as they affect the earning of the business over the long run. ये इफेक्ट करते हैं लंबे टाइम के लिए, तो ये बहुत ही सोच समझ के लेने वाले डिसीजंस हैं। ये हमारी कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट करते हैं, तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से ये डिसीजन को लेना है। आगे है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जो डिसीजन होंगे मतलब वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होंगे। तो दिस इज द रेफर टू एज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब यहाँ मैनेजर को देखना है कि उसकी जो वर्किंग कैपिटल है, डेली रूटीन के लिए जो उसको पैसा है, उसके ऊपर इसको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज, इसमें क्या क्या आप देखेंगे, कैश जो है, स्टॉक, डेटर्स, दिस टाइप ऑफ एसेट्स आप इसमें यहाँ देखेंगे। तो फाइनेंस मैनेजर हैज टू एंश्योर दैट देयर आर सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स, उसको इसमें भी सफिशिएंट इन्वेस्ट करना है पैसा इन दीज एसेट्स, सो एज दे अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन, ताकि जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे, ठीक है। इससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी है ये शो करता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए जो एसेट्स को या प्रोजेक्ट में जहां पर भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे वहां से आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। और शॉर्ट पीरियड से के लिए आप जहां पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैश में, स्टॉक में, डेटर्स में, वहां से आपकी लिक्विडिटी जो बनी रहेगी, ठीक है। लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस ये आपकी क्लियर वो होनी चाहिए, अफेक्ट करती है सारी, ठीक है। फॉर द सेम पर्पस दे द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ दीज एसेट्स आर कंपेयर। ओके, अब इसके जो मेन इसमें हम करेंगे वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस डिसीजन को लेने में हमें, मतलब जिन चीजों को हमें ध्यान में रख के ही अपने डिसीजन को लेना है। फर्स्ट आपका है कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। वी नो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, ये लंबे टाइम के लिए हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कैश फ्लोज का इफेक्ट क्या जाएगा, तो दीज एसेट्स इन्वॉल्व बोथ
इसमें दोनों तरफ से आपको चेक करना है कैश आउटफ्लो क्या है और कैश इनफ्लो क्या है। मान लो 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, अब 10 ईयर के लिए अगर कुछ भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको रिटर्न में जो भी आएगा रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आप देखोगे कि क्या है, वो आपका होगा इनफ्लो। ओके, सेकेंड थिंग जो इसमें है वो है आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या है, जो आप उसको पे कर रहे हैं। पे क्या कर रहे हो आप, इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, उसके ऊपर आप वो पैसा आपने कहीं से अरेंज किया है, मान लो अपने डिवेंचर से या लॉन्ग टर्म लोन से या कहीं से भी इन्वेस्ट किया है, वो पैसा अरेंज किया है, उसके बदले में आप उसको हर साल इंटरेस्ट पे करोगे, वो होगा उसका आउटफ्लो। ठीक है, उसको इन्वेस्ट करने के बाद जो आप कमा रहे हो उसके ऊपर अर्निंग कर रहे हो वो होगा आपका इनफ्लो। आउटफ्लो और इनफ्लो का यहाँ पर ये मीनिंग है। ओके, अब यहाँ पर ये these assets involve both cash outflow and cash inflow over a series of years. The amount needed for investment is known as cash outflow. ठीक है, यहाँ पर on the other hand returns from the same investment is known as cash inflow. Both of these need to be analyzed carefully making before finalizing the investment. आपको जो भी इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज करना है, आप इन दोनों चीजों को देख के इनको कंपेयर करके इनके ऊपर एनालाइज करके फिर आप डिसीजन लेंगे कि आपको ये पैसा जो है इतने सालों के लिए इसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको चेक करनी है कि इसी पैसे को अगर हम इतने लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न क्या आएगा और बदले में हमें पूरे 10 सालों तक पे क्या करना है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसीजन यहाँ पर लोगे। सेकेंड पॉइंट इसमें जो आ रहा है दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, अब रेट ऑफ रिटर्न आपको मैंने भी यहाँ क्लियर ही किया है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट आप उसमें अर्न करने वाले हो वो होता है रेट ऑफ रिटर्न। सपोज अ प्रोजेक्ट में नॉट बी प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू अदर। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं आपके सामने और आपको लग रहा है कि एक में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और एक में कम है, ठीक है, तो द क्राइटेरिया सॉरी हाँ जी, द क्राइटेरियन टू डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट इज देयर रिस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर हमें कौन सा चूज करना चाहिए उसके लिए हम उसकी रेट ऑफ रिटर्न को देखेंगे। Rate of return is calculated on the basis of expected return of a project. Actually exactly आप पहले कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ एक रफ आइडिया होता है, एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न की कि अगर हम ये प्रोजेक्ट अपना लगाएंगे तो हमें ये रिसीव हो जाएगा, है ना, तो वो आपको रफ लेके चलना है। तो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, अगर प्रोजेक्ट है आपके सामने है तो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने निकाल लिया, ठीक है, अब उसमें रिस्क कितना है ये भी आपने देख लिया, रिस्क अटैच जो भी है। If two projects are the same risk class, अगर मान लो दो प्रोजेक्ट हैं आपके सामने और दोनों में सेम रिस्क ही आपको नजर आ रहा है तो प्रोजेक्ट हैविंग हायर रेट ऑफ रिटर्न विल बी एक्सेप्टेड। उस केस में आपको हायर रेट वाला जो भी जिसका मैक्सिमम रेट होगा, ठीक है, मैक्सिमम रेट वाले को आपने एक्सेप्ट करना है, चूज करना है। ओके, तो ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है। देन थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। इन्वेस्टमेंट criteria involved. Okay, there are many criteria of investor like investing in long term assets. बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। These are the funds involved. रेट ऑफ रिटर्न, अब आपको उसमें क्या क्या देखना पड़ रहा है, सबसे पहले आपको उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है जो आप उसको पे कर रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न जो आप रिसीव कर रहे हो, कैश फ्लो कितना कैश फ्लो हो रहा है उसमें, कितना इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है, ये सब तो बहुत सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजंस टू गो फॉर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो हमें ये चेक करना है कि हम ये सारे फैक्टर्स जो है, ऑल दीज फैक्टर्स जो ये रिटर्न है या इंटरेस्ट है या कैश फ्लो है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे डिसीजन से टू गो द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और नॉट, हम उस इन्वेस्टमेंट के साथ जाएं या ना जाएं। So for the same purpose, capital budgeting techniques are applied or accordingly decisions are taken. Okay, तो ये हमारा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी इसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको चेक करना है, ये फैक्टर्स जो थे। अभी इसका सेकंड पार्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, कैश स्टॉक डेटर्स वगैरह, इसमें आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और सेकंड थिंग इसमें लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए हम ये डिसीजन लेते हैं। So keeping adequate amount of working capital at all the time in the business is called management of the working capital.
एडिक्वेट अमाउंट का मतलब यहाँ क्या है, दैट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड नाइदर बी मोर लेस नॉर लेस देन रिक्वायर्ड। ये बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे ही पड़ी रहे और उसका कोई यूज भी ना हो रहा हो, और ये इतनी कम भी ना हो कि हमारी कम रह जाए। ठीक है, तो ये बहुत एडिक्वेट होनी चाहिए। बोथ दी सिचुएशंस आर हार्मफुल, दोनों ही सिचुएशन इसके लिए सही नहीं है। इफ द अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज मोर देन रिक्वायर्ड, इट विल नो डाउट इंक्रीज लिक्विडिटी बट इन डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। जो पैसा आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा के बैठ गए, इससे आपकी लिक्विडिटी तो बनी रहेगी, लेकिन अगर वही पैसा हम यहाँ पर लगा देते तो वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब सपोज आपने कैश रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस में 1 लाख, लेकिन आपने 2 या 3 लाख रखा हुआ है, इसमें 2 लाख आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, उससे लिक्विडिटी तो आपकी मेंटेन रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अब वो 2 लाख जो आपका एक्स्ट्रा है उसके ऊपर आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई उससे रिटर्न नहीं आ रहा, वो वेस्टेज है, बल्कि आपको इंटरेस्ट पे तो करना ही पड़ रहा है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से वो पैसा अरेंज किया हुआ है। तो अब वही 2 लाख अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यहाँ इन्वेस्ट कर देते तो उससे हमें क्या मिलता है, रिटर्न। रिटर्न मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए ना लगाया जाए। और अगर ये उससे कम हो जाएगा, ऑन द कंट्री द अमाउंट ऑफ कैश एंड अदर करंट एसेट इज वेरी लिटल, then a lot of difficulties will have to be faced in meeting daily expenses and making payments in the creditors। अब क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी मुश्किल हो जाएगी, डेली की एक्सपेंसेस जो है उनको पे करना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये पैसा उससे कम है। So objectives of the management of working capital is to be determine optimum amount of both the current asset and current liability so that the profitability of the business remains intact and there is no fall in liquidity। इसमें कोई लिक्विडिटी भी नहीं रहेगी, अगर ये बिल्कुल ही लेसन आप रखते हो, जितनी आपकी रिक्वायर्ड है उससे कम रखते हो तो लिक्विडिटी की सिचुएशन भी नहीं बनेगी आपकी। So in short, liquidity and profitability are the main factors which affect the short-term investment decision। Okay, ये आपका था फर्स्ट डिसीजन जो कि था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इसको सेकंड अब इसमें करते हैं। Second decision is financing decision। फाइनेंसिंग डिसीजन आपको नेम से ही क्लियर हो गया होगा बेटा। ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन एज टू हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस will be obtained from the various long term sources। ये long term sources कौन कौन से होते हैं आपके पास? long term financial sources chiefly जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग तो आपकी वही है जो आपका खुद का प्रॉपर्टी आप उसमें आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द टोटल फंड रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारे बिजनेस में हमें टोटल पैसा कितना चाहिए, फंड्स कितने चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और फिर वो पैसा हमें कौन कौन से सोर्सेज से लेना है, ऑब्टेन करना है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही हमें ऑब्टेन करना है। तो कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं हमारे पास और कितना कितना पैसा हम कहाँ कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें डिसीजन लेना है। और अब ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो सोर्सेज होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो है आपके पास इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। ठीक है, ऐसे ही बैंक लोन है, इंस्टीट्यूट लोन, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हो लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये काफी सारे हमारे पास ये सोर्सेज हैं यहाँ पर। इन सोर्सेज से हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक जो मेन फर्स्ट ये मैंने आपको जो बताए हैं ये तो सारे हैं आउटसाइडर, और इनसाइडर में हमारे पास आता है रिटेन अर्निंग। ओके, रिटेन अर्निंग्स।
तो एन एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट, अभी आप कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस क्या है ऑफ ऑल द सोर्सेज में, यानी कि हमें किस सोर्स पे क्या पे करना पड़ेगा और हमें उसके ऊपर क्या बेनिफिट रहेगा। अब बेनिफिट इसमें कैसे रहते हैं आपको ये भी मैं बता देती हूँ। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं ये आपके परमानेंट होते हैं, आपने बिजनेस स्टडी में लास्ट में किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी परमानेंट कैपिटल रहती है, इसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना होता है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट नहीं रहता। अगर कंपनी के अच्छे से प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो उसको पे करते हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको कम भी पे करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक पर्टिकुलर रेट रहता है, उसको उतना पे करना ही होता है। तो ये आपका ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपको देना ही होता है उनको, ठीक है। जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10% से डिविडेंड इनको हमें पे करना है। डिवेंचर्स कौन है? डिवेंचर्स आउटसाइडर हैं, ये आपकी इंटरेस्ट इनको आप पे करते हो और इनको इंटरेस्ट पे करना बहुत ही कम होता है, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट में जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तो टैक्स बेनिफिट आपको डिवेंचर्स के ऊपर मिलता है, लेकिन इन दोनों पे नहीं मिलता। ये सब चीजें आपको देखनी है। ये सबसे सस्ता पड़ रहा है अब आपको, लेकिन डिवेंचर आपको सबसे सस्ता पड़ रहा है, तो उस केस में अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इट मीन आप इजीली इंटरेस्ट इनको पे कर सकते हो, और इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये बातें माइंड में रख लेना। और यहाँ पर आपको ये चीजों से इनको ये वाला बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनको टैक्स कटने के बाद डिविडेंड पे किया, ऐसे बैंक लोन भी इसका भी इंटरेस्ट पहले ही, तो ये सारे जो इंटरेस्ट वाले हैं ये तो इंटरेस्ट हमारा पहले ही डिडक्ट हो जाता है टैक्स, तो ये टैक्स बेनिफिटेड है। ये दोनों सोर्सेज ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ कॉस्ट और बेनिफिट का मतलब यही है कि रेट ऑफ जो आगे इंटरेस्ट या डिविडेंड है वो क्या है, यानी उसकी कॉस्ट क्या है जो हमें पे करनी है, और सेकेंड थिंग जो हमें बेनिफिट मिल रहा है यानी कि टैक्स बेनिफिट, वो डिवेंचर से मिल रहा है, लोन वगैरह से मिल रहा है, लेकिन प्रेफरेंस और इक्विटी के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर कंपेयर करनी है, एनालाइज करनी है, और ये चेक करना है कि कौन सा इसमें से चीपेस्ट रहेगा, चीप रहेगा। हाउएवर द रेगुलर पेमेंट इज इंटरेस्ट एंड रिफंड। अब यहाँ पर एक और माइनस पॉइंट आ जाता है, अगर मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई कि अगर तो रेगुलर प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो डिबेंचर्स या लोन वगैरह चूज किया जा सकता है, लेकिन आपका अगर बिजनेस ऐसा है जिसमें कि आपको श्योरिटी नहीं है कि प्रॉफिट कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, उस केस में आपको ये फिर रिस्की रहेगा, क्योंकि इनके ऊपर रेगुलर पेमेंट है। और यहाँ आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप इनको डिविडेंड पे कर सकते हो, अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो आप उस केस में इनके डिविडेंड कई बार कम भी इनको दे सकते हो, या फिर आप इनको कई बार स्किप भी कर जाते हो। तो प्रेफरेंस को भी अगर हम स्किप कर जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर अगर हमारे अच्छे बेनिफिट हो जाते हैं तो हम उनको 2 साल का भी दे देते हैं, तो इस तरह से ये बेनिफिट इसमें रहेगा। इरेगुलरिटी है अगर रेगुलर प्रॉफिट है तो ये बेनिफिट ले सकते हो, इरेगुलरिटी है तो ये बेनिफिट ले सकते हो, तो ये चीजों को आपको दोनों को कंपेयर करना है यहाँ पर, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करना है ये देख लो आप। उसके बाद हावर द रेगुलर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट बर्डन, ये बर्डन भी रहता है क्योंकि आपके पास अगर रेगुलर प्रॉफिट्स नहीं है तो आप रेगुलर इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे। तो ऑन द अदर हैंड a company is free in respect of the payment of dividend and refund of equity share capital, but because of the presence of great number of equity shareholders, so there is possibility of the control getting less. Apart from this, equity share capital is the costliest of them all, ठीक है। और in this way, after making an analysis of various factors, proportion of long-term sources of capital is determined. हमें ये सबको ध्यान में रखते हुए ही अपना ये फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है। अब इसके भी आगे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इस डिसीजन को लेने में, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं? फैक्टर्स फर्स्ट आएगा इसमें कोस्ट, वही जो अभी हमने डिस्कस किया। कॉस्ट का मतलब आप समझ ही गए हो कि कॉस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट। आपको पता है कि सभी फाइनेंस की कॉस्ट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आप इसमें क्या करोगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल आर, सबकी कॉस्ट आप देख लोगे। इफ द फेवरेबल,
अगर आपकी सिचुएशन फेवरेबल है, बेनिफिट ऑफ चीप फाइनेंस कैन बी अवेल बाय चूजिंग डेब्ट कैपिटल। तो आप जो सस्ता सबसे आपको पड़ रहा है, जो सबसे चीपेस्ट पड़ रहा है, आप उसी को यहाँ पर चूज करोगे। वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके रेगुलर प्रॉफिट है या नहीं है। सेकंड है रिस्क। ठीक है, रिस्क क्या है? डेब्ट कैपिटल इज मोस्ट रिस्की। अगर बाहर से आप कैपिटल लेते हो डिबेंचर, तो वो रिस्की है, क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, दोनों केसेस में। ठीक है, तो ये आपने उस टाइम उसमें देखना है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको ये कितना रिस्क आप ले सकते हो अपने बिजनेस के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको चूज करना है। थर्ड इज द फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन, सॉरी, फ्लोटेशन कॉस्ट। यहाँ फ्लोटेशन मतलब है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लोटिंग कॉस्ट मतलब रिटेन प्रॉफिट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्स। अगर आप खुद का ही अपना प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन उसका आप शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद कुछ हिस्सा उसका आप सेव करके अपने ही बिजनेस में लगाते हैं, तो उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं बनती, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। ये सबसे ज्यादा बेनिफिटेड आपका सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, मतलब कैश इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा मतलब अगर आपके पास कैश बहुत ज्यादा आती है और आउटफ्लो कम है, ठीक है, तो उस केस में आप डिबेंचर्स का रिस्क ले सकते हो, आप उसको इंटरेस्ट इजीली पे कर दोगे। अगर उल्टा है, कैश इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा होता है, तो फिर आप ये रिस्क लेने की बजाय फिर आप इक्विटीज या प्रेफरेंस को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने इसमें कंपेयर करनी है। सेकंड, फिफ्थ पॉइंट है आपके पास लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब वही जो डिवेंचर्स की है या लोन की है, आपके पास वो फिक्स्ड है, आपको 10% डिवेंचर्स के ऊपर पे करना ही करना है। तो ये लेवल चेक करना है आपको कि आपने कितना ज्यादा लोन आपने ऐसा ले लिया, या ऑलरेडी आपके पास कितनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। जैसे आपने मान लो बिल्डिंग भी अगर आपने रेंट की ले रखी है, तो रेंट भी आपको देना ही देना है ना, इंटरेस्ट भी आपको देना ही देना है। ऊपर से अगर कोई ऐसी और कॉस्ट भी है जो आपको हर बार पे करनी ही है, जैसे कि सैलरी हो सकती है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, या इस तरह की आपकी जो भी कॉस्ट है, ये चेक करो कि आपकी कितनी आपको हर साल पे करनी ही होती है। उसके बाद आप डिसाइड करें, अगर ये बहुत ज्यादा है तो फिर आप इंटरेस्ट वाला केस सिलेक्ट ना करें। अगर ये फ्लोटिंग कॉस्ट आपकी कम है, तो उस केस में फिर आप ये वाला इंटरेस्ट यानी कि डिबेंचर्स या आउटसाइडर का लोन चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन नेक्स्ट पॉइंट है आपका द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज दैट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। आपको पता है कि सारा कंट्रोल इक्विटीज के हाथ में होता है, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, द ग्रेटर विल बी द कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द मोर पीपल। तो दिस इज नॉट अ गुड। अगर आप बहुत सारे इक्विटीज बना लोगे, अगर आपके पास सारे इक्विटीज हैं, तो इतने सारे लोगों के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। तो बेटर वे ये रहता है कि हम इक्विटीज को बहुत कम अमाउंट में रखें, कम नंबर ऑफ पर्सन को रखें, ताकि जो कंट्रोल है वो थोड़े से लोगों के हाथ में रहे, और बाकी जहाँ जो सोर्सेज है वो हम कहीं और से अरेंज करें, जैसे प्रेफरेंस से करें या डिबेंचर से करें या लोन वगैरह से करें। ठीक है, ताकि जो बेनिफिट भी है वो उन थोड़े से लोगों को, नंबर ऑफ पर्सन को ही हो सके। नेक्स्ट आपका जो 7th पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कि बुलिश टाइम ब्रिंग्स मोर प्रॉफिट, देयरफॉर द पीपल लाइक टू इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी शेयर। अगर ज्यादा लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, अगर तो उस टाइम पे अगर लग रहा है कि वो आपकी उस टाइम पे मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे। ऑन द कंट्रेरी प्रॉफिट आर लो, अगर प्रॉफिट कम है तब तो फिर मार्केट ही बियर करेगी। सो द पीपल गिव प्रेफरेंस टू डेप्ट कैपिटल इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी डेप्ट कैपिटल का होना जरूरी है। So therefore the sources of finance should be chosen keeping in view the position of the market. मार्केट का हिसाब लगा के ही आपको इसमें डिसाइड करना है कि आपने किसको चूज करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है डिविडेंड डिसीजन की हम कल डिस्कस करते हैं। So now investment decision and financing decisions we have completed now. Read, revise and write this topic in your fair notebook. Thank you so much. Have a nice day, students.